30 अप्रैल 1945। बर्लिन खंडहर में बदल चुका था और बैटल ऑफ बर्लिन अपने अंतिम चरण में था। सोवियत सेना शहर को चारों ओर से घेर चुकी थी और जमीन के नीचे स्थित फ्यूहर बंकर में एडोल्फ हिटलर अपनी हार को स्वीकार कर चुका था। हालांकि उसने सार्वजनिक रूप से कभी हार नहीं मानी। 29 अप्रैल की रात को उसने अपनी लंबे समय की साथी एवा ब्राउन से शादी की और उसी रात अपनी आखिरी वसीयत लिखवाई, जिसमें उसने अपने उत्तराधिकारियों को निर्देश दिए और अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डाला। अगली सुबह जब बाहर गोलाबारी तेज हो चुकी थी और रेड आर्मी कुछ ही दूरी पर थी, हिटलर ने अपने करीबी अधिकारियों से विदाई ली, अपने कुत्ते ब्लॉन्डी को जहर देकर मार डाला और फिर दोपहर करीब 3:30 एडोल्फ हिटलर और ईवा ब्राउन अपने निजी कमरे में गए। बाहर खड़े गार्ड और अधिकारी चुपचाप इंतजार करते रहे। कुछ ही मिनटों बाद एक गोली की आवाज आती है। 3:30 अपने निजी कमरे में हिटलर ने आत्महत्या कर ली। उसने साइनाइड कैप्सूल लिया और खुद को गोली मार ली। उसकी पत्नी एवा ब्राउन ने जहर खाकर जान दे दी। उनके आदेश के अनुसार उनके शवों को तुरंत बाहर बंकर के गार्डन में ले जाकर पेट्रोल से जलाया गया ताकि वे दुश्मनों के हाथ न लगें। कुछ ही घंटों बाद सोवियत सैनिक उस बंकर तक पहुंच गए और उसे अपने कब्जे में ले लिया। उन्हें वहां जली हुई लाशों के अवशेष मिले, जिनकी पहचान बाद में एडोल्फ हिटलर और ईवा ब्राउन के रूप में की गई। हालांकि कई सालों तक एक बात को लेकर रहस्य बना रहा, क्या हिटलर सच में मर गया था या पहले ही वहां से भाग चुका था? लेकिन एक सवाल जो शायद सबसे जरूरी है, हिटलर यूरोप पर कब्जा करके विशाल जर्मन एम्पायर खड़ा करना चाहता था और जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती थी। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके के कारण उसे खुदकुशी जैसा भयानक कदम उठाना पड़ा? आइए आज इसे विस्तार से समझते हैं। एडोल्फ हिटलर का अंत सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं था, बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 के यूरोपीय अध्याय के अंत की शुरुआत भी था। एक ऐसा अंत जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हिटलर की मौत के बाद जर्मनी ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया और 6 सालों से चल रहा दूसरा विश्व युद्ध, जिसने 8 करोड़ लोगों की जान ली, आखिरकार खत्म हो जाता है। इसके बाद जर्मनी और नाजी रिजीम को काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, जिसका नेतृत्व कर रहा था हिटलर। पेंटिंग करने से लेकर वर्ल्ड वॉर 1 में सिपाही रहने के बाद हिटलर ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। जैसे ही उसके हाथ में जर्मनी की सत्ता आई, हिटलर ने ज्यूइश लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिए। उसका मानना था कि पहले विश्व युद्ध में हुई जर्मनी की हार और बदनामी के पीछे कहीं ना कहीं ज्यूइश लोगों का हाथ था। इसी के चलते हिटलर ने 60 लाख ज्यूइश लोगों की हत्या कर दी। मारने का तरीका भी ऐसा कि सुन के रूह कांप जाए। लेकिन उसकी बर्बरता यही नहीं रुकी। हिटलर ने 2 से 3 लाख जर्मन नागरिकों को सिर्फ इसीलिए मार दिया क्योंकि उसके हिसाब वो देश के लिए किसी काम के नहीं थे। इसमें वो लोग शामिल थे जिनकी कोई डिसेबिलिटी थी। इन लोगों को गैस चेंबर में डालकर दर्दनाक मौत दी गई। युद्ध कैदी, हिटलर के राजनीतिक दुश्मन, होमोसेक्सुअल्स, इस सब को भी बुरे तरीके से प्रताड़ित करके मारा गया। लेकिन यहाँ जो बात आसानी से हजम नहीं होती है वो ये कि जो हिटलर पहले विश्व युद्ध में एक सैनिक का पद संभाल रहा था, आखिर कौन सा टोटका करके वो सिर्फ अगले 15 सालों में जर्मनी का डिक्टेटर बन गया। अगर सीधे सीधे देखा जाए तो इसकी जड़ें छुपी है ट्रीटी ऑफ वर्साइज में। पहला विश्व युद्ध जर्मनी की हार के साथ खत्म हुआ। इस युद्ध के लिए अकेले जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया और ट्रीटी ऑफ वर्साई के रूप में एक कड़ी सजा जर्मनी को दी गई। जर्मनी को भारी जुर्माना चुकाने को कहा गया, सेना पर पाबंदी लगा दी गई और पूरी दुनिया में जर्मनी को अपमान सहना पड़ा। यह सिर्फ एक संधि नहीं थी, यह एक ऐसा जख्म था जिसने जर्मन समाज में गुस्सा और बदले की आग भर दी। जर्मन इस संधि को उन पर हुए एक अन्याय की तरह देखने लगे। इस समय जर्मनी में गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार और सरकारी व्यवस्थाओं में असंतुलन अपने चरम पर था। इसी माहौल में उभरता है एडोल्फ हिटलर, जिसने लोगों के गुस्से को अपनी ताकत बना लिया। लोगों से वादा किया कि वो जर्मनी को फिर से महान बनाएगा, इस संधि को खत्म करके जर्मनी की हालत सुधारेगा।
इसी तरह उसने जर्मन लोगों का दिल जीत लिया और धीरे धीरे उसने सत्ता अपने हाथ में ले ली और लोकतंत्र को खत्म करके एक तानाशाही शासन स्थापित कर दिया। सत्ता संभलते ही उसने ट्रीटी ऑफ वर्साइस को मानने से इनकार कर दिया और जर्मनी की सेना को और मजबूत बनाया। अब तक हिटलर ने सारे विरोधियों को खत्म करके एक मजबूत पकड़ बना ली। पूरे जर्मनी में अब सिर्फ हिटलर का हुक्म चलता था। उसके खिलाफ बोलने वालों का अंजाम सीधा मौत होता था। हिटलर की सोच बचपन से ही विस्तारवादी विचारों से प्रभावित थी। 1923 में सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के कारण हिटलर को जेल में कैद कर लिया गया, जहां उसने अपनी फेमस किताब माइन कैम्फ लिखी। इस किताब में उसने लिखा था कि जर्मनी को अपनी जमीन का विस्तार करना चाहिए। अपनी इसी नीति को पूरा करने के लिए एक ऐसा खेल खेला जिसकी वजह से करोड़ों लोगों की जानें गई। 1938 में हिटलर की नजर पड़ी ऑस्ट्रिया पर। यहाँ कई सारे जर्मन बोलने वाले लोग रहते थे जो हिटलर को सपोर्ट करते थे। हिटलर ने बिना किसी लड़ाई के पॉलिटिकल प्रेशर बना के ऑस्ट्रिया को जर्मनी में शामिल कर लिया। बाकी देशों ने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसी तरह उसने सुडेतनलैंड पर भी धीरे धीरे कब्जा कर लिया गया। लेकिन अब हिटलर एक ऐसा कांड कर देता है जिसके बाद यूरोप दूसरे विश्व युद्ध की आग में झुलस जाता है। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर पूरी ताकत हमला किया। पोलैंड की दिक्कतें यही नहीं रुकी। उसी समय दूसरी तरफ से सोवियत संघ भी पोलैंड पर हमला कर देता है। दरअसल जर्मनी और यूएसएसआर के बीच एक करार हुआ था, जिसके तहत ये दोनों पोलैंड को आपस में आधा आधा बांटने वाले थे। पोलैंड पर हमला होते ही इधर यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और दुनिया एक बार फिर युद्ध की आग में जल उठी। शुरुआत में जर्मनी ने बिजली जैसी तेज रणनीति से कई देशों को हरा दिया। फ्रांस बस कुछ ही हफ्तों में गिर गया और लगभग पूरा यूरोप नाजी नियंत्रण में आ गया। ऐसा लग रहा था मानो जर्मनी को हरना लगभग नामुमकिन हो। लेकिन इसके बाद आगे जो होने वाला था उसके कारण पूरी जंग का रुख बदल जाता है। हिटलर एक ऐसा फैसला लेता है जिसके बाद उसके मुंह तक आई हुई जीत हार में बदल जाती है। हिटलर ने 1941 में सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। इसे ऑपरेशन बारबरोसा नाम दिया गया, जो इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य अभियान था। लेकिन शायद हिटलर भी नहीं जानता था कि उसका ये कदम कितनी बड़ी गलती साबित होने वाला था। देखा जाए तो जर्मनी और यूएसएसआर ने साथ मिलकर पोलैंड पर हमला किया था, लेकिन हिटलर यूएसएसआर की कम्युनिस्ट सरकार से सख्त नफरत करता था। उसकी विस्तारवादी नीति में यूएसएसआर भी शामिल था। यूरोप में अब तक हुई लड़ाइयों को जर्मनी आसानी से जीत चुका था, इसीलिए उसे यकीन था कि वो यूएसएसआर को बड़े आसानी से घुटनों पर ला देगा। इसी मंसूबे से 22 जून 1941 को 30 लाख जर्मन सैनिकों की विशाल फौज यूएसएसआर की तरफ बढ़ती है। इनका प्लान 3 जगहों पर कब्जा करना था: लेनिनग्राद, मॉस्को और यूक्रेन। यूएसएसआर इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, जिसके कारण शुरुआती दिनों में जर्मन फौज तेजी से कई सारी जमीन पर कब्जा कर लेती है। सोवियत सेना के लाखों सैनिक बंधक बना लिए जाते हैं। सबको यही लग रहा था कि जर्मनी यूएसएसआर पर कब्जा करने से कुछ ही दिन दूर है, लेकिन देखते ही देखते जंग का रुख पूरी तरह से पलट जाता है। जो जर्मन सेना रुकने का नाम नहीं ले रही थी, अब उल्टे पांव भागने लगी। यहाँ यूएसएसआर अपने उस हथियार का इस्तेमाल करता है जिसे कोई फौज नहीं हरा सकती। जहां यूएसएसआर बसा हुआ है, उस इलाके में दुनिया की सबसे कड़ाके की ठंड पड़ती है। कई जगह पर तापमान -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। जर्मन सेना का इस ठंड से सामना हुआ तो वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। इतनी कड़ाके की ठंड में सैनिक जम गए, हथियार काम करना बंद हो गए। इसी बीच सोवियत सेना ने जबरदस्त पलटवार किया, जिसके कारण जर्मन सेना को पीछे हटना पड़ा। ये दूसरे विश्व युद्ध में पहली बार था कि जर्मन सेना को पीछे हटना पड़ा। इसी बीच एक और बड़ी घटना हुई। जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर पर बमबारी करके उसे तबाह कर देता है, जिसके बाद अमेरिका इस युद्ध में कूद जाता है। अब यह सिर्फ यूरोप का युद्ध नहीं रहा, यह एक विश्व युद्ध बन चुका था। अपनी सेना की हार होते देख हिटलर गुस्सा हो जाता है।
सेना के उच्च अधिकारियों को निलंबित करके सेना की कमान पूरी तरह से अपने हाथ में लेता है। उसे अब भी अपनी जीत का यकीन था, लेकिन उसका यकीन कुछ ही दिनों में टूटने वाला था। स्टालिनग्राड सोवियत संघ का वो शहर था जहां कई सारे तेल के भंडार मौजूद थे। हिटलर सेना को इन तेल के भंडारों पर कब्जा करने का आदेश देता है। जैसे ही जर्मन सेना वहां पहुंचती है, सोवियत सेना उन्हें चारों ओर से घेर लेती है और 1 साल तक भयानक जंग होती है। इसे बैटल ऑफ स्टालिनग्राड कहा जाता है। इस जंग ने दूसरे विश्व युद्ध का रुख बदल कर रख दिया। 3 लाख से ज्यादा जर्मन सैनिक यहां मारे जाते हैं और जर्मनी को अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ता है। एक तरफ से सोवियत सेना और दूसरी तरफ से अमेरिका और उसके सहयोगी जर्मनी को लगातार पीछे धकेलते रहे। हिटलर को उसका अखंड जर्मनी का सपना अब टूटता हुआ नजर आ रहा था। उसने कहीं ना कहीं ये एहसास हो चुका था कि ये जंग जितना अब नामुमकिन है, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी सेना को मैदान में टिके रहने के आदेश दिए। सोवियत सेना धीरे धीरे आगे बढ़ती है और पोलैंड, रोमानिया, हंगरी को जर्मनी के कब्जे से मुक्त करती है और आखिरकार अप्रैल 1946 को बर्लिन तक पहुंच जाती है। हिटलर अपनी गिरफ्तारी के डर से बंकर में छुप जाता है और वहीं से सेना की कमान भी संभालता है। ऊपर बची हुई जर्मन सेना और सोवियत के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। नीचे बंकर के अंदर हिटलर के दिन काफी बेचैनी से गुजर रहे थे। हर दिन उसे बस जर्मन सेना की हार की खबरें सुनने को मिलती थीं। कहा जाता है कि मरने के कुछ दिन पहले हिटलर का हाथ कांपने लगा था, जिसे वो दूसरों से छुपाता था। जैसे जैसे सोवियत सेना करीब आ रही थी, हिटलर को अपनी मौत भी करीब आते हुए दिखाई दे रही थी। आखिरी कुछ दिनों में उसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। फिर आता है 29 अप्रैल का दिन। बर्लिन जल रहा था। ऊपर आसमान में आग के गोले, नीचे सड़कों पर टैंकों की गड़गड़ाहट और हर तरफ बस तबाही नजर आ रही थी। सुबह होने तक बंकर के अंदर बेचैनी बढ़ चुकी थी। बाहर से लगातार धमाकों की आवाजें आ रही थीं। हर धमाका इस बात का संकेत था कि सोवियत सेना अब और करीब आ चुकी है। एडोल्फ हिटलर बार बार नक्शों को देख रहा था, लेकिन अब उन नक्शों का कोई मतलब नहीं बचा था। उसकी सेनाएं टूट चुकी थीं और उसके आदेश बेकार हो चुके थे। हिटलर को अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा। इसके कुछ दिन पहले ही लोगों ने इटली के तानाशाह मुसोलिनी को मार के उसके शरीर को चौराहे पर लटका दिया था। हिटलर के मन में भी कहीं ना कहीं यही डर छुपा हुआ था। वो जानता था कि अगर वो किसी भी हालत में जिंदा पकड़ा गया तो उसे काफी यातना देकर मारा जाएगा। उसकी दुर्दशा की जाएगी, जिससे उसकी ताकतवर नेता की पहचान मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए उसने खुदकुशी को बेहतर विकल्प समझा। आखिरकार 30 अप्रैल 1945 को उसने अपने आप को गोली मार के खत्म कर दिया। खंडहर बने शहर, लाखों बिछड़ी जिंदगियां और इतिहास पर एक ऐसा दाग जो आज भी हमें याद दिलाता है कि नफरत और सत्ता का अंधा जुनून आखिर में सिर्फ विनाश ही छोड़ता है। हिटलर की मौत दूसरे विश्व युद्ध के अंत की शुरुआत थी।